नमस्कार, लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं उन खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। पहली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पीसीएसजे मुख्य परीक्षा 2022 की कॉपियां दिखाए जाने की प्रक्रिया मंगलवार को पूरी हो गई। इसके लिए बुलाए गए मुख्य परीक्षा में शामिल कुल 3019 परीक्षार्थियों में से 44.48% परीक्षार्थी अपनी कॉपियां देखने आयोग पहुंचे थे। आपको बता दें कि विधान परिषद में भी पीसीएसजे का मुद्दा उठाया गया था। एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने पीसीएसजे मुख्य परीक्षा 2022 में 50 कॉपियों की अदला बदली का मामला विधान परिषद में उठाया है। एमएलसी ने कहा कि यह अक्षम्य अपराध है। प्रतिभाशाली प्रतियोगी छात्रों के हक पर डाका डालने का आपराधिक कृत्य है। उन्होंने मांग किया है कि इसकी जांच एसआईटी एसटीएफ से कराकर स्पेशल कोर्ट गठित कर 3 माह के भीतर फैसला किया जाए और कठोरतम सजा दी जाए। इतना ही नहीं, कॉपियां देखने के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों में से कई ने आपत्तियां भी दर्ज कराई हैं। सूत्रों का कहना है कि अभ्यर्थियों की ओर से कॉपियों के मूल्यांकन को लेकर दर्ज कराई गई आपत्तियों के निस्तारण के बाद सुधार के लिए आयोग कुछ जरूरी कदम उठा सकता है। ऐसे में कॉपियों के मूल्यांकन को लेकर भविष्य में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। हालांकि कॉपियों की अदला बदली का मामला सामने आने के बाद ही आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। आयोग ने तय किया है कि अब तक मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के हैंडराइटिंग के नमूने लिए जाएंगे। कॉपियों पर कोडिंग प्रक्रिया की क्रॉस चेकिंग कराई जाएगी और परीक्षा नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण अधिकारी की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। पीसीएसजे मुख्य परीक्षा 2022 की कॉपियां दिखाए जाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों की नज़र अब आयोग के निर्णय पर टिकी है। अगली सूचना इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्ति विवाद से है। विवादों के बीच बदले कॉमर्स के विभागाध्यक्ष। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कॉमर्स विभाग में शिक्षक भर्ती को लेकर उपजे विवाद के बीच मंगलवार को विभागाध्यक्ष बदल गए। रजिस्ट्रार की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि विभागाध्यक्ष प्रोफेसर RS सिंह का कार्यकाल 29 जुलाई को पूरा हो गया है, इसलिए अगले आदेश तक विभागाध्यक्ष का चार्ज डीन प्रोफेसर AK मालवी को दिया गया है। आपको बता दें कि विभाग में शिक्षक भर्ती के लिए मिले आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की सूची इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी की गई थी, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पदों पर जिनका चयन हुआ उनका नाम इस सूची में नहीं है। सोशल मीडिया पर इससे संबंधित पोस्ट वायरल होने के बाद सोमवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय की PRO प्रोफेसर जया कपूर ने बयान दिया था कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी सूची को देखकर अभ्यर्थियों ने ग्रीवांस सेल में आपत्ति की थी, जिसके बाद उनकी आपत्ति की जांच करवाकर 4 अभ्यर्थियों को कुलपति की विशेष अनुमति से अतिरिक्त अभ्यर्थी के तौर पर इंटरव्यू में शामिल किया गया था। इनमें वो 2 अभ्यर्थी भी शामिल हैं जिनका चयन हुआ है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में इस विभाग में आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कहा जा रहा है कि आखिर आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग किस तरीके से की गई कि इतने योग्य अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में मौका नहीं मिला। अगली सूचना झारखंड रेल हादसे से। बेपटरी हुई ट्रेन मालगाड़ी से टकराई, 2 यात्रियों की मौत। झारखंड में चक्रधरपुर डिवीजन के राज खरसावां और बड़ा बाम्बो स्टेशन के बीच मंगलवार सुबह 3:43 पर हावड़ा मुंबई मेल बेपटरी हो गई। इससे हावड़ा से मुंबई जा रही ट्रेन बगल के ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। झारखंड में इस रेल दुर्घटना के बाद NCR में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हादसे का प्रारंभिक कारण दुर्घटनाग्रस्त मालगाड़ी का वैगन ट्रैक पर होना बताया जा रहा है, जिसके बाद NCR प्रशासन ने ट्रैक की निगरानी के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अगली सूचना उत्तर प्रदेश से है। 12,209 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया गया। उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र को रफ्तार देने के लिए अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश हुआ। इस अवसर पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि युवाओं को राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन समिति के गठन और योजना के संचालन के लिए 49.80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विधानसभा मंडप के डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम और सहतवा उपकरणों के विस्तार के लिए 1.98 करोड़ और विधानसभा लाइब्रेरी परिसर में डिजिटल CCTV सर्वेलांस और कैमरा प्रणाली की स्थापना
उपकरणों के विस्तार के लिए 2.45 करोड़ दिए गए हैं। वहीं अनुपूरक मांगों में 319.95 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अन्य समाचार पत्रों में भी लिखा गया है कि औद्योगिक विकास अनुपूरक बजट में सबसे ज़्यादा 7,500.81 करोड़ औद्योगिक विकास के लिए, 2,000 करोड़ ऊर्जा विभाग और 1,000 करोड़ परिवहन विभाग के लिए आवंटित किया गया है। नगर विकास की अमृत योजना की सहायता के लिए 600 करोड़ रुपए अनुपूरक बजट में आवंटित किए गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी में महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर है। इस गंभीरता का परिणाम है कि महिला और बाल अपराध से जुड़े मामले में लगातार कमी आ रही है और महिलाएं यूपी में पूरी तरह सुरक्षित हैं। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण विधेयक भी पास हुए, जैसे अवैध धर्मांतरण पर सख्त कानून संबंधी उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक को सदन में मंजूरी मिली। यूपी सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण विधेयक भी पास हुआ। अब पेपर लीक कराने वालों पर कठोरतम कार्रवाई होगी। योगी बोले, एंटी रोमियो स्क्वाड का सपा ने किया था विरोध, सरकार हर बेटी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक दाखिले के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्त कर दिया गया। मंगलवार शाम तक 55,477 अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करा चुके थे। पंजीकरण की अंतिम तिथि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2 बार बढ़ चुका है। पहले 20 जुलाई से 30 और अब 5 अगस्त किया गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने सोमवार को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET का परिणाम जारी किया है। इसके अलावा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग ने 2024-25 के तहत फ्रेंच और रसियन भाषा में सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन के लिए 1 से 14 अगस्त तक का समय दिया गया है। उन्हें गूगल फॉर्म के लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय मुख्य परिसर में पंजीकृत छात्र ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। परास्नातक के 8 और विषयों के कट ऑफ जारी हो गए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में परास्नातक में प्रवेश प्रारंभ है। 33 पाठ्यक्रमों में मंगलवार से पंजीकरण शुरू हुआ। इसी दिन प्रवेश प्रकोष्ठ की ओर से 8 और विषयों का कट ऑफ जारी किया गया। इन नए विषयों के लिए पंजीकरण बुधवार से होगा। MA MSc रक्षा अध्ययन में अनारक्षित 155.4, OBC 134, SC 132, ST 114 या इससे अधिक अंक वाले 5 अगस्त तक प्रवेश प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संघटक कॉलेजों में अध्ययनरत BA प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं का रिजल्ट मंगलवार को घोषित किया गया। इसमें 5,374 विद्यार्थी पास हैं। वहीं स्नातक प्रथम वर्ष BA BSc BCom BSc होम साइंस में द्वितीय परीक्षा और स्क्रूटनी के लिए बुधवार से आवेदन शुरू होंगे। परीक्षा नियंत्रक AK कनौजिया की ओर से जारी सूचना के मुताबिक BA प्रथम वर्ष में 8,814 विद्यार्थी पंजीकृत रहे। 8,303 परीक्षा में शामिल हुए थे। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद कोचिंग संस्थानों में लगातार जांच पड़ताल जारी है। 2 दिनों की जांच में 16 संस्थानों में सुरक्षा इंतजाम नाकाफी मिले। अग्निशमन विभाग की ओर से लाइब्रेरी और कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा इंतजामों की जांच मंगलवार को भी जारी रही। दूसरे दिन कोचिंग संस्थानों के साथ ही लाइब्रेरी और मॉल की भी जांच की गई। इस दौरान 6 जगहों पर खामी पाई गई। इन संस्थानों को 3 दिन का समय व्यवस्था ठीक करने के लिए दिया गया है। इसके बाद नोटिस जारी करके कार्रवाई की जाएगी। 2 दिनों के दौरान 16 संस्थान ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई है। दिल्ली स्थित कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत के बाद अब प्रयागराज समेत प्रदेश के सभी शहरों में भवनों के भूतल की जांच होगी। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव नितिन गोकर्ण ने सभी विकास प्राधिकरण और विशेष क्षेत्र प्राधिकरणों को बेसमेंट वाले भवनों का जांच कराने का आदेश दिया है। इसी घटना के बाद बिहार के भी कोचिंग संस्थानों में जांच की गई और तमाम खामियां देखने को मिली हैं।
कोचिंग संस्थानों की जांच के लिए डीएम ने जिला स्तर पर भी एक टीम बनाई है। आपदा प्रबंधन के अपर जिला दंडाधिकारी को जांच दल का अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष के अतिरिक्त 3 सदस्य होंगे। दल को 2 सप्ताह में जांच करके रिपोर्ट देनी होगी। बिहार में आरक्षण के मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा कि दलित, अति पिछड़े और पिछड़े वर्गों के आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील को खारिज नहीं किया है। वह पूरी सुनवाई करके ही अपना फैसला देगा। बिहार सरकार आशान्वित है कि जातीय गणना के सामाजिक आर्थिक आंकड़ों पर आधारित सरकार के निर्णय को उच्चतम न्यायालय बरकरार रखेगा। सरकार उच्चतम न्यायालय में पूरी मुस्तैदी से मामले को देख रही है। जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे मंत्री, उसी दौरान उन्होंने इस बात को दोहराया है। सरकार उच्चतम न्यायालय में पूरी मुस्तैदी से मामले को देख रही है, इसके बाद ही इसे 9वीं अनुसूची में डालने की बात आएगी। आरक्षण मामले पर राजद ने सरकार को घेरा है। बिहार में आरक्षण की नई व्यवस्था लागू कराने पर राजद ने राज्य सरकार को घेरा। पार्टी प्रवक्ता चितरंजन गगन और मृत्युंजय तिवारी ने मंगलवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि बिहार को आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराना जदयू की नैतिक और वैधानिक जिम्मेदारी है। 1951 में संविधान में किए गए पहले संशोधन में 9वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया था, परंतु इसमें शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। कहा कि मंडल आयोग की अनुशंसा लागू होने के बाद से ही राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने जाति जनगणना कराने और उसके आधार पर आरक्षण की सीमा का निर्धारण करने की मांग करते रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए उसे 2 अभ्यावेदन मिले हैं, लेकिन वर्तमान में आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 को लागू किया जाना है। आमतौर पर केंद्र सरकार हर 10 साल में इसका गठन करती है। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थी। अगली सूचना है नए अधिवक्ताओं से पंजीकरण शुल्क नहीं लेने से संबंधित। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कोर्ट के फैसले में कहा कि राज्यों की बार काउंसिल नए वकीलों से अधिवक्ता अधिनियम 1961 में तय राशि से अधिक पंजीकरण शुल्क नहीं ले सकते। इस फैसले से हर साल वकालत के पेशे में आने वाले देश भर के लगभग 70 से 80 हज़ार युवा वकीलों को लाभ होगा। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद राज्यों की बार काउंसिल सामान्य वर्ग के वकीलों से 750 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वकीलों से 125 रुपये से अधिक का पंजीकरण शुल्क नहीं ले सकते। अलग अलग राज्यों की बार काउंसिल द्वारा नए वकीलों से पंजीकरण और अन्य विविध मदों में 42,000 रुपये तक पंजीकरण शुल्क लेते हैं। अगली सूचना शिक्षा मित्रों से है। शिक्षा मित्रों की तुलना पशुओं से करने पर बेसिक शिक्षा मंत्री ने सपा नेता को घेरा। सपा सदस्य समरपाल सिंह विधानसभा में शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने को लेकर पूछे गए सवाल के दौरान एक मंत्री के घर का किस्सा सुनाने लगे। उन्होंने सरकार शिक्षा मित्रों को केवल 10,000 रुपये दे रही है, इससे उनका भरण पोषण और बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। इसके जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सपा सदस्य ने शिक्षा मित्रों की तुलना पशुओं से की, जिसकी मैं निंदा करता हूं। इनकी सरकार में शिक्षा मित्रों को महज 3500 रुपये मिलते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें शिक्षक नहीं माना तो शिक्षा मित्रों के रूप में समायोजित किया गया। हमने मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया। फिलहाल मानदेय बढ़ाने पर कोई विचार नहीं हो रहा। मदरसा शिक्षकों का समायोजन करने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओपी राजभर ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार 21,000 मदरसा शिक्षकों को समायोजित करने पर विचार नहीं कर रही है। ऐसी कोई भी योजना प्रस्तावित नहीं है। उन्होंने सदन को बताया कि यह योजना साल 2021-22 तक ही अनुमोदित थी। केंद्र सरकार ने जब अपना 60% अंश देना बंद कर दिया तो बजट के अभाव में राज्य सरकार को भी योजना को बंद करना। विधान परिषद में मंगलवार को कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत सपा सदस्यों ने परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने,
और मदरसा शिक्षकों की खराब स्थिति का मुद्दा उठाया। सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने कहा कि बेसिक के शिक्षकों से पढ़ाई से इतर दर्जनों काम लिए जाते हैं, उनकी डिजिटल अटेंडेंस भी लेने का आदेश दिया गया है। तो ये हो गया आज का वीडियो अगर आपके काम का हो तो इसे लाइक करें और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।